press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर यूट्यूबर शोएब चौधरी को, जो कि भारत में काफ़ी देखे जाते हैं, और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारड़ साहब, जो कि ज़बरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज रखते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। G20 को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा था। जो इस समय 10 पॉइंट मैंने नोट किए हैं, मैं वो जरा आपके सामने आपके देखने वालों को पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है मैं बताना चाहता हूं। अमेरिका ने एंडोर्स कर दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट का हक बनता है, और साथ ही जिसने खुशी का इजहार किया है वो तुर्की के तैयब अर्दगान है। उन्होंने कहा कि अगर भारत अगर जाता है IMF के सामने पाकिस्तान को जो सा है वो मतलब IMF पाकिस्तान को नाच नचाता नजर आता है। तरले मतलब ये, अगर मैं डायरेक्ट सीधे अल्फाज में बोलूं तो तरले हम करते हैं IMF के सामने जाके कि हमें इतने डॉलर दे दो, इतने मिलियन, इतने बिलियन डॉलर दे दो, वरना हमारी इकोनॉमी नहीं चल पाएगी, पाकिस्तान नहीं चल पाएगा। उसी IMF की जो प्रेसिडेंट हैं वो दिल्ली में डांस करती नजर आती हैं, यानी कि जिन्हें पाकिस्तान को नचाते हैं, दिल्ली में जाके वो नाचते नजर आते हैं। बिल्कुल, आप ना सिर्फ वहां IMF की हेड थी, वहां पे वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा जो कि भारतीय निजात है, वो भी उनको भी देखा गया है, तस्वीरें खिंचवा रहे थे। मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि उन्होंने जो ग्लोबल साउथ का एक नारा लगाया है, जो ग्लोबल साउथ की इकोनॉमिक जरूरतों का उन्होंने जो नारा लगाया है, इट्स अ वंडरफुल थिंग। और जो मोदी जी का एक ख्वाब है, मैं समझता हूं कि ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर द सेंचुरीज। जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो चाइना को बुखलाहट का निशान होना चाहिए, घबराना चाहिए उनको, क्योंकि सी पैक को भी उन्होंने नीचे गिरा दिया। 10 सितंबर G20 को लेकर पूरी दुनिया इस मतलब इवेंट के ऊपर बात कर रही थी, डिस्कशंस चल रही थी। जिस तरीके से जो लीडर्स थे दिल्ली में पहुंचे और जिस तरीके से उन्हें वार्म वेलकम किया गया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से, वो पूरी दुनिया में चर्चे में रहा। खास तौर पे अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन PM की जो वाइफ है वो और PM मोदी जो उनसे हैं, उनकी एक फोटो, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल की जा रही है, मेलोनी जिनका नाम है, उस हवाले से हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम इन्वेस्टमेंट जो की गई है, खासतौर पे अफ्रीकन कंट्रीज के हवाले से इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, उसके ऊपर बात करेंगे। इन शॉर्ट क्लोजिंग पॉइंट जो G20 के क्लोजिंग पॉइंट हैं, उन पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। जैसा कि हमने वादा किया था, हमने रिक्वेस्ट की थी साजिद साहब से, तारड़ साहब से कि हमें टाइम दिया जाएगा G20 की क्लोजिंग जो सेरेमनी है उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सर फॉर हैविंग मी अगेन इन योर शो। सर थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको ये चीज मैं बताता चलूं, शायद आप अपने मसरूफियत में से टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम को देखते हो, तो ये बताता चलूं बहुत बड़ी तादाद में आपकी फैन फॉलोइंग है। पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में आपकी फैन फॉलोइंग है। बहुत ज्यादा आपकी जो ओपिनियन है, रैशनल तरीके से आप बात करते हैं, उसे पसंद किया जाता है। इसलिए हम तो मतलब मजबूर हैं कि आपको बार बार जो है वो इन्वाइट करने पे। नो डाउट आप भी मसरूफ रहते हैं, लेकिन फिर भी टाइम निकालते हैं। सर G20 को वाइंड अप अगर किया जाए, मतलब जिस तरीके से वाइंड अप किया जा रहा है, 2 दिन का ये इवेंट रहा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्लोजिंग पॉइंट के हवाले से? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके देखने वालों को 2 चीजें होती है। जो देखने वाले जब आपके एनालिसिस को पसंद करते हैं, चीजों को पसंद करते हैं, तो वो एक ऑक्सीजन की तरह होती है बोलने वाले के लिए। और मेरी तरफ से खासकर आपके देखने वालों को सलाम, दंडवत प्रणाम, और उसके बाद निग्गी जी सत श्री अकाल जेड़े वेख रहे ने। अब मैंने आज 10 पॉइंट जो है, आपको पता है कि मैं आपको पहले मैंने अर्ज किया था कि मैं यहाँ अमेरिका में आधा दिन मैं इंडिया में होता हूँ, भारत में होता हूँ, आधा दिन मैं पाकिस्तान में होता हूँ, क्योंकि मेरे भाइयों जैसा भाई है जो सरदार है, मेरे साथ हर वक्त होता है। तो मैं इस हवाले से G20 को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा था। जो इस समय 10 पॉइंट मैंने नोट किए हैं, मैं वो जरा आपके सामने आपके देखने वालों को पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने क्या क्या दुनिया के सामने प्रोग्राम रखे हैं। फाउंडेशन तो इन्होंने जाके जकार्ता में बना दी थी। इन्होंने कहा था कि हम कोविड के बाद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहले इन्होंने बात की है, ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकाल दी है मोदी जी ने। वो ये इस तरीके से कि चाइना चाहता था ब्रिक्स को एक्सपैंड किया जाए और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए।
मैं समझता हूं कि G20 में जो अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दे के उन्होंने एक्सपैंड किया है, 15 मुल्कों को लपेट में लिया है, ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकल गई है। दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो चाइना को बुखलाहट का निशान होना चाहिए, घबराना चाहिए उनको, क्योंकि सी पैक को भी उन्होंने नीचे गिरा लिया है। वो किस तरीके से गिराया है? शिपिंग और ट्रेन का जो इन्होंने प्रोजेक्ट दिया है कि यहां से दुबई तक, यहां तक मिडिल ईस्ट तक चीजें शिप की जाएंगी और उसके बाद ट्रेन में ना सिर्फ अफ्रीका बल्कि यूरोप में जाएंगी। ये जो सी पैक या BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, उससे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और उसके बारे में अब मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि इस वक्त जो BRI जो इनिशिएटिव था चाइना का, उसके बारे में क्या क्या एतराज लोग कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि ये एक डेट ट्रैप था स्मॉल कंट्रीज को उसमें फंसाने के लिए, और चाइनीज वाकई ही जब किसी को सूद देते हैं तो एक लंबा चौड़ा उसके रिटर्न में मांगते हैं। इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है। कि आपके BRI की जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव था, लोग उससे पहले ही जो है वो बेजार हो चुके हैं। उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है कि इटली ने ऐलान कर दिया है कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से निकलना चाहते हैं। इस मौके के ऊपर जिन मुल्कों ने उसका तोड़ निकाला है, जो भारत ने तोड़ निकाला है, जो इंडिया ने तोड़ निकाला है, मोदी जी ने निकाला है, जो सबसे ज्यादा 3 मुमालिक हैं जिन्होंने शिपिंग और ट्रेन के जो प्रोजेक्ट है उसको जो सपोर्ट करने वाले हैं, एक सऊदी अरेबिया है, दूसरा UAE है और तीसरा इजराइल है। अब मैं इस पे बोलना चाहूंगा कि 3 मुल्कों का कंपैरिजन किस तरह किया जाएगा। कंपैरिजन इस तरह मैं करना चाहूंगा कि इनमें से 3 मुल्कों में से ज्यादा मुल्क, इसमें कई काफी हैं लेकिन ये 3 लीड कर रहे हैं। एक तो ऑयल रिच कंट्री है, और जब से रशिया के ऊपर एम्बार्गो लगा है, दुनिया में 2 मुल्कों की इकॉनमी ने सबसे ज्यादा ग्रो किया है। एक सऊदी अरेबिया है और दूसरा कुवैत है। इस वक्त वो कैश से लदे पड़े हैं। इस वक्त आगे भी वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट किया है कि सऊदी इकॉनमी 8.7% पे जाके आगे ग्रो करेगी। तो वो इस वक्त जो तीनों ममालिक हैं, और वो आप इस वक्त भारत के साथ हैं। तीसरा मुल्क इजराइल है। उस मुल्क की उसकी खूबसूरती क्या है? इजराइल, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी टेक के स्टार्टअप होते हैं वो इजराइल से शुरू होते हैं। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि अमेरिका उनके साथ है, बाइडेन उनके साथ है। टेक्नोलॉजी और पैसा जब साथ आता है, और उसके बाद इंडिया का यूथ जब आएगा सामने, साथ आएगा, और इंडिया का पढ़ा लिखा तबका जो कि टेक के ऊपर मैनिपुलेट कर रहा है दुनिया को, जब वो साथ लगेगा, मेरे ख्याल में चाइना इसका तोड़ नहीं निकाल सकेगा। अगला पॉइंट मैं यही कहूंगा कि इस वक्त चाइना और दुनिया के सामने जो प्रोजेक्ट ये रखा है मोदी जी ने, इसका तोड़ निकालना बड़ा मुश्किल है। इस वक्त जब से ये इस चीज का ऐलान किया है, मेरी नजर में चाइना को परेशान होना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। अब उससे मैं अगले पॉइंट पे जाना चाहूंगा कि इस पॉइंट को मैं देख रहा था, लूला सिल्वा अगली यहाँ के, इसके बाद अगली प्रेसिडेंटशिप G20 की जा रही है ब्राजील के अंदर। ब्राजील के लूला सिल्वा जो थे, उनका मैंने इंटरव्यू सुना है, और जिस तरीके से उन्होंने एक खास बात में जो मेरी नजर में आई है, उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत जहां चांद पर लैंड किया है, आज तक उस जगह के ऊपर ना अमेरिका जा सका है ना रशिया जा सका है। मैं एग्री करूंगा उनसे कि वाकई इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। और उसमें $75 मिलियन में वहां जाना, और सन का जो तजर्बा करना $46 मिलियन में, ये भी उन्होंने लूला सिल्वा जी ने बात की है। उन्होंने कहा है कि अगली सदी वाकई ही इंडिया की सदी है, जो कि मोदी साहब पहले जकार्ता में कह के आ चुके थे। यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि उन्होंने तकरीबन 15 मिनट जो भारतीय मूवी है RRR, उसके बारे में उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि दुनिया में हर एक को देखनी चाहिए। आई वाज सरप्राइज्ड विद इट। अब उससे आगे मैं बात करना चाहूंगा कि इस स्याको सबाक को पढ़ते हुए अमेरिका ने इंडोर्स कर दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट का हक बनता है। और साथ ही जिसने खुशी का इजहार किया है वो तुर्की के तैयब अर्दगान है। उन्होंने कहा कि अगर भारत अगर जाता है, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर जगह मिलती है, तो दिस विल बी अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। मैं इन सब चीजों के ऊपर मैं खुश हूं कि ये सारी चीजें लीडरशिप अल्टीमेटली came to South Asia, came to भारत, और मोदी जी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। मैं जिस तरह कहता हूं, खुदा करे, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, खुदा करे कि हमें पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई लीडरशिप मिले जो नेशनलिस्ट हो और भारत के मॉडल को अडॉप्ट करें। मैं हमेशा यही कहूंगा। और दूसरा, इसमें एक सेटबैक भी था। सर, आखिरी पॉइंट
सॉरी सर, मेरे माइंड में क्वेश्चन आया। ये आपके पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बाकी के पॉइंट जो उनसे ऑडियंस तक लेकर जाएंगे, लेकिन आपने तुर्की की बात की है। पाकिस्तान में पहले ये कंसेप्ट रहा सऊदीया हमारे साथ है, सऊदीया हमारे साथ है। फिर ये कंसेप्ट आया जी तुर्की हमारा रोल मॉडल है, तुर्की हमारे साथ है। पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान और तुर्की मिलके इस्लाम को जो है वो झंडे को लहराएगा। लेकिन अभी G20 की मीटिंग में या इससे पहले भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तुर्की हो, इजिप्ट हो, सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, बांग्लादेश हो, ये सारे इस्लामिक कंट्रीज जिस तरीके से इंडिया के साथ अपना एक रिलेशन बेहतर करते नजर आ रहे हैं, और इंडिया भी सबको इक्वली लेके चल रहा है। अपने बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में भी न्यूज सुनी होगी, जिस तरीके से जो बाइडेन के साथ मुलाकात करवाई गई है, मीटिंग करवाई गई है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर उन्हें जो है वो मोटिवेट किया कि भाई आप मीटिंग करें, 1-to-1 मीटिंग करें। तो ये आपको नहीं लगता कि वाकई में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का एक मोटिव है, जो बताया जाता है कि भाई वन वर्ल्ड वन, मतलब इस तरीके से वन वर्ल्ड वन नेशन या वन वर्ल्ड फॉर ऑल, इस तरीके से जो उनका एक मोटिव है उसे वाकई में वो पूरा करते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। यहाँ पे चॉइस साहब एक और मैं इस्लामिक कंट्रीज के हवाले से बात करना चाहूंगा। इस्लामिक उम्मा का कॉन्सेप्ट जो कहा जाता था कि इस्लामिक वर्ल्ड सारे कंट्रीज एक साथ है, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। उसकी वजह यह है सारे इस्लामिक कंट्रीज अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं। यहां पे मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि आपकी 7 मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स ने मोदी जी को बुला के हाईएस्ट अपने नेशनल अवार्ड दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो ये खासकर मैंने देखा वो हमारे जो मुसलमान मुल्कों के साथ एक तनाव चलता रहता है कि लीडरशिप, कभी OIC की लीडरशिप में कंपटीशन शुरू हो जाता है, कभी सऊदी अरेबिया, कभी टर्की और कभी इंडोनेशिया। तो मेरे ख्याल में ये गलत अप्रोच है। जब आपने अगर इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेने हैं तो फिर ओपन सब सामने आके ओपन अपने डिसीजन लें। लेकिन मैं जिस तरह हमेशा इस चीज का सबसे बड़ा एडवोकेट रहा हूं कि पड़ोसियों के साथ और बिलखसूस पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप बेहतर होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के लिए सब मैटर ऑफ सर्वाइवल। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसकी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।